एक रिक्शे वाली, वो भी औरत, और रात के समय में वो भी इतनी सुंदर। हाय हाय, मजा आ जाएगा। वो आदमी रिक्शे में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो सुंदर औरत का रूप देखकर बदतमीजी करता है। क्या खूबसूरती है। इतनी रात को क्या कर रही हो जाने मन। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे ही वो औरत अपनी गर्दन पीछे घुमाती है, उसका सुंदर रूप बदलकर भयानक रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर वो चुड़ैल उसे घूरने लगती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। चुड़ैल अपना रिक्शा रोक लेती है और वो आदमी भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बड़े बड़े हाथों से उसे ऊंचा उठाकर उसकी गर्दन को मोड़ देती है और उसे मार देती है। मुझसे बच के भाग रहा था, अब आ गया ना मेरे जाल में। मुझे अपने घर ले जाने वाला था। एक एक करके सबको मार डालूंगी। तुम सब मेरी मौत की वजह हो। फिरोज शाह कोटला में एक रिक्शा वाली चुड़ैल का साया था, जो रात को रिक्शा चलाया करती थी। जो भी उसके रिक्शे में बैठता, वो उसे नोच नोच कर उसका मांस खाया करती। ऐसी क्या वजह थी जो रात को चुड़ैल रिक्शा चला रही थी? आइए इस कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। नंदनी और राहुल पति पत्नी थे। वो बहुत गरीब थे। राहुल शादी के बाद नंदनी को हमेशा खुश रखता। वो उसे रोता हुआ कभी नहीं देख सकता था। ऐसे ही राहुल ऑफिस में जॉब करता और मालिक उसे रोज किसी न किसी वजह से डांट लगाया करता। और एक दिन उसे गुस्से में राहुल का मालिक निकाल देता है, जिसके बाद राहुल घर आकर दुखी होकर बैठ जाता है। जिसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना, क्या हुआ? मेरा काम छूट गया यार। ये हाजी की नौकरी करना बहुत बेकार होता है। अपना काम अपना ही होता है, कोई टेंशन नहीं होती। आज के बाद मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, मत जाना, लेकिन अभी गुस्सा तो मत करो। आप खाने पर खाना खा लो। लोगों का कर्जा कैसे उतारूंगा? टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नंदनी अपने पति को हमेशा विश्वास दिलाती और ऐसे ही राहुल ने फैसला लिया कि वो अपना ही काम करेगा और उसने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लिए, जिसके बाद उसने एक रिक्शा खरीदा। अब मैं यही चलाऊंगा। अब आप रिक्शा ले आए, रिक्शा चलाओ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसके कुछ समय बाद लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। ऐसे ही राहुल हर सुबह की तरह रिक्शा लेकर निकल जाता है। रिक्शे में 2-3 लड़के बैठ जाते हैं, जिसके बाद स्टॉप आने पर वो बिना पैसे दिए उतर जाते हैं। जैसे ही राहुल उनसे पैसे मांगने लगता है, तो वो उससे लड़ने लगते हैं और उसे मार देते हैं, जिसके बाद उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पुलिस को रिक्शे में राहुल की लाश मिलती है और वो नंदनी को वहां बुलाती है, जिसके बाद नंदनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार करके नंदनी घर आती है। रिश्तेदार नंदनी का हाल चाल पूछकर कर्जा मांगने आते हैं, जिसके बाद नंदनी बोलती है, राहुल जी को मरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए और आप लोग कर्जा मांगने के लिए आ गए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, वादा करती हूँ। बस मुझे कुछ महीनों का समय चाहिए। नंदनी कर्जा उतारने के लिए खुद ही रिक्शा चलाने लगती है, जिसके बाद ऐसे ही वो दिन रात रिक्शा चलाती रही। उसके साथ गली के ही कुछ लोगों ने जबरदस्ती और बदतमीजी करने की कोशिश की और वो उसके रिक्शे में बैठ गए और उसे जान से मार दिया। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार ना होने की वजह से वो चुड़ैल बन गई। मैं अब अपनी और अपने पति की मौत का बदला लूंगी। ऐसे ही चुड़ैल बदला लेने के लिए रात रात भर रिक्शा चलाने लगती है। यूं ही एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है, जिसके बाद ओ रिक्शे वाली, मेट्रो चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ ना, बैठो। ओए ओए, क्या जवान औरत है। वो बूढ़ा आदमी औरत के गालों को छूता है। तभी चुड़ैल अपना भयानक रूप लेती है, जिसके बाद वो उसे देखते हुए बोलती है, तो मुझसे प्यार करेगा?
कौन हो तुम? तेरी मौत। मुझे माफ कर दो, रुको रिक्शा, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल अपनी शक्तियों से बहुत तेज रिक्शा चलाती है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को चक्कर आ जाते हैं और वो हांफता हुआ बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक जवान लड़की भी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है अभी। अपने रिक्शे में बैठाती ही क्यों हो तुम? अगर तुम्हें मारना ही होता है तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में ये काम कर रहा है? मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुझे मौत मिलेगी। इन्हीं गंदे हाथों से तूने मुझे छुआ था ना? इतना बोलते ही चुड़ैल उसका हाथ खा जाती है और ऐसे ही अपना अगला शिकार ढूंढती है और रिक्शे में बैठाकर उन्हें ले जाकर मारने लगती है। जिसके बाद कुछ लोगों को उस रास्ते पर होने वाली घटनाओं का पता चलने लगता है, जिसके बाद कुछ लोग वहां से जाना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन एक आदमी नशे की हालत में काम करके घर को आ रहा होता है। वो रात को घर जाने के लिए रिक्शे का इंतजार करता है। तभी उसे एक रिक्शा वाली औरत दिखती है, जिसे देखकर कमल बोलता है, ओहो, इतनी रात को एक औरत रिक्शा चला रही है। रुको रुको। हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। कमल रिक्शे में बैठ जाता है, जिसके बाद उस औरत का मुंह चुड़ैल में बदल जाता है और वो रिक्शा चलाती हुई उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमा लेती है और वो आदमी डरते हुए बोलता है, लगता है मुझे नशा हो गया है। पास से कितनी डरावनी लग रही है और दूर से कितनी कमाल लग रही थी। अरे भाई आगे देखकर चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे डर लग रहा है। एक बात बताओ बहन, तुम इतनी रात को रिक्शा क्यों चला रही हो? कोई मजबूरी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? तुम कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। मेरा है ही कौन, सब मारते हैं मुझे, तू भी मार ले। घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मारेगी, तो इससे अच्छा है तू ही मार ले। कम से कम मेरी बीवी मुझे देखेगी कि मेरी पहले से पिटाई हो रखी है, क्या पता प्यार करने लग जाए। लेकिन बहन जान से मत मारियो, मेरी पत्नी अकेली पड़ जाएगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चुड़ैल उस आदमी के मुंह से बहन शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और उसे छोड़ देती है, जिसके बाद उसे बोलती है, तुमने मुझे बहन बोला है। आज तक किसी आदमी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। मुझे बहन कहने वाले तुम पहले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुमने साबित कर दिया कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सही कहा, मेरे अंदर बस एक कमी है, मैं शराब बहुत पीता हूँ, लेकिन किसी का गलत फायदा नहीं उठाता। वैसे तुम्हारा ये भयानक रूप हुआ कैसे? बहुत समय पहले मेरे पति के मरने के बाद मैंने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया, लेकिन एक बार कुछ बदतमीज लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मारकर फिरोज शाह कोटला में फेंक दिया। और तब से मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए रिक्शे में बिठाकर लोगों को मौत के घाट उतार रही हूँ। बस अब मुझे मेरे पति की मौत का बदला लेना है। जब तक मैं उन्हें मार नहीं देती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपने तो सारे गुनहगारों को मार दिया, अब बस मुझे मेरे पति के खूनियों को मारना है। तुमने तो मेरा नशा ही उतार दिया। ऐसे तो तुम अपना बदला कभी पूरा ही नहीं कर सकती। तुम उन कातिलों तक पहुंचोगी कैसे जब तुम उनके बारे में जानती नहीं? छोड़ो, उनको सजा एक दिन भगवान देगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे ही कमल उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन कराता है, जिसके बाद उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। नवीना एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और उसके अच्छे स्वभाव का चर्चा था। साथ ही उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था, जिसकी मात्र एक बूंद से ही पल भर में ही कोई भी नाग या इंसान मौत की नींद सोच सकता था। ऐसे ही एक दिन नवीना अपनी सहेली मधुरा के साथ बाग में टहल रही थी। तभी मधुरा बोलती है, नवीना, मैं क्या कह रही थी, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चल पृथ्वी लोक की सैर करके आते हैं। अरे नहीं नहीं,
पिताजी को पता चला कि हम पृथ्वी लोक गए हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं। अरे तुम इतना क्यों डरती हो? जब तुम्हारे पिताजी तप में लीन होंगे तब हम चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे धोखा देना गलत बात है, मैं ये नहीं करूँगी। अरे तुम इतना मत सोचो, बस तैयार रहना शाम को। आज शाम हम चलेंगे और तुम नहीं गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मधुरा वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस से नवीना के पास आती है और अपने दोस्त की खातिर नवीना मधुरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां सबसे पहले अपने नागिन रूप से इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नागलोक से धरती लोक पर जाती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर मधुरा बोलती है, देखा नवीना, यह लोग कितना खूबसूरत है, कितना कुछ है यहाँ। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ पर लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी, ढलती शाम, इतनी रौनक नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी लेकर आई हो तुम्हें यहाँ। अब से हम यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। ऐसे ही दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर कनिष्क नाम का एक लड़का हाथों में गुलाब के फूल लिए आता है और नवीना को देते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। जी क्या कहा आपने? मैं समझ नहीं पाई। जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे आपकी तो खूबसूरती के आगे ये काफी फीके हैं, पर फिर भी रख लो। जी जी शुक्रिया, पर मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये मुझे क्यों दिया? जी बस आपकी खूबसूरती मुझे आप तक खींच कर ले आई, इससे ज्यादा क्या कहूँ। तभी नवीना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्यास्त होने वाला है। ये देखकर वो मधुरा से बोलती है, मधुरा हमें जल्दी जाना होगा, तब का समय समाप्त होने वाला है। चलो जल्दी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आना जरूर। कुछ दूर जाते ही नवीना और मधुरा अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक जाने का द्वार अपने सामने प्रकट करती है और नागलोक में आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मधुरा और नवीना दोनों के लिए ही पृथ्वी लोक पर जाना तय था। साथ ही कनिष्क और नवीना के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है और गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और नवीना कनिष्क को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। ऐसे ही एक दिन नवीना कनिष्क से मिलने के लिए अकेले ही पृथ्वी लोक पर आती है और कनिष्क से बोलती है, कनिष्क, मेरे माता पिता के बाद तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। हकीकत की तो बात दूर है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी कोई पीछे से नवीना के सर पर तेज वार करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है और वो धीरे धीरे उठती है। नवीना के सर पर अभी भी तेज दर्द था। तभी वहाँ मधुरा आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कनिष्क के पास थी, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं, मैं यहाँ कैसे आई? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। तुम बस बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं, मैं पृथ्वी लोक आई और तुम्हें यहाँ ले आई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। मधुरा की बात सुनकर नवीना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नवीना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन वो कनिष्क से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। ये देखकर नवीना का दिल टूट जाता है। साथ ही उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है और वो उनके पास जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या है ये सब? कनिष्क, मधुरा, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कनिष्क, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे, मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। पर तुमने क्या किया? मेरा यकीन तोड़ दिया। और तुम मधुरा,
दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। पर तुम दोनों शायद भूल गए हो कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और वो भी ऐसी नागिन जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। अब तुम दोनों को मौत की नींद सोना होगा। इतना कहकर मधुरा जैसे ही अपना नागिन रूप लेती है और कनिष्क मधुरा पर डसकर वार करने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होता। ये देखकर नवीना हैरान हो जाती है और फिर से वार करती है, लेकिन इस बार भी उन दोनों को उसके वार से कुछ नहीं होता। तभी नवीना वापस से अपने अर्धनागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। ये हो कैसे सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नवीना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर कनिष्क और मधुरा हंसने लगते हैं। तभी मधुरा बोलती है, क्या हुआ नवीना? तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा, या फिर तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो, लाख कोशिश करो। जितनी बार भी कोशिश करोगी तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम एक बिना जहर की नागिन हो। तुम्हारे पास कोई जहर नहीं है, समझी तुम? यह सब जो तुमने देखा ये सब सच है। मैं और कनिष्क एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं, और तुम्हें यहाँ लाना और कनिष्क से मिलवाना ये मेरी चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? जैसे ही नवीना बेहोश हो जाती है, तभी कनिष्क उसे उठाकर एक अंधेरी कोठरी में ले जाता है, जहाँ मधुरा पहले से ही मौजूद होती है। मधुरा कनिष्क की मदद से नवीना के अंदर का सारा जहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो उस जहर को कनिष्क को पिलाती है, जिसके बाद वो उसे एक इच्छाधारी नाग बना देती है और नवीना को अपने साथ वापस नागलोक में ले आती है। ये सच सुनकर तो नवीना के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी कनिष्क बोलता है, अब तुम बस अपना रूप बदल सकती हो, हमें मार नहीं सकती। मैं अब एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। कोई भी मुझे मेरी मधुरा से दूर नहीं कर सकता, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और तुम बेचारी कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतना कहकर जैसे ही कनिष्क मधुरा का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है, तभी नवीना अपनी शक्तियों से नागमणि को प्रकट करती है और उन दोनों पर वार करती है और दोनों को मौत की नींद सुला देती है, जिसके बाद वो नागमणि को वापस अपनी जगह भेज देती है और खुद से बोलती है, क्या हुआ अगर मेरे पास जहर नहीं है, पर मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी नागमणि है, जिसके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। हर बुराई एक दिन हार जाती है, फिर तुम दोनों क्या हो? इतना बोलकर वो वापस से नागलोक जाती है और सबको मधुरा की सच्चाई बताती है, जिसके बाद पूरे नागलोक में नवीना के नाम के ललकारे लगने लगते हैं और जहर ना होने के बाद भी वो नागलोक की सबसे सर्वशक्तिशाली नागिन बन जाती है।